नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओके इंडिया में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। कुश्ती के अखाड़े से लेकर सियासी अखाड़े में मुलायम सिंह यादव अब तक हर किसी को चित करते आए हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के संघर्षों से बनी समाजवादी पार्टी में मचे दंगल में मुलायम सिंह यादव को हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा। मुलायम सिंह यादव को यह हार किसी और से नहीं बल्कि अपने ही बेटे अखिलेश यादव से मिली है। चुनाव आयोग ने पार्टी का चुनाव सिंबल अखिलेश को दे दिया, जिसके बाद अब पिता बेटे पर मुलायम होते नजर आ रहे हैं। वैसे तो हर चुनाव में सभी पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं, लेकिन जब बात यूपी के चुनाव की आती है तो इसका कुछ खास ही महत्व बन जाता है, क्योंकि सियासी गलियारों में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए यहाँ कोई भी पार्टी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी और बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच महागठबंधन की तैयारी हो रही है। एक तरफ पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से उत्तरी भारत में सर्दी का पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद यूपी में सर्दी से कहीं ज्यादा सियासी पारा चढ़ गया है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों के साथ चुनावी दंगल में कूद गई हैं और दंगल जीतने का दम भर रही हैं। कुछ पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी पार्टियों ने अपने मोहरे भी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कुनबे में चल रहा घमासान भी अब करीब करीब थम सा गया है। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अब मुलायम सिंह यादव न रहकर अखिलेश यादव हैं। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई, लेकिन पार्टी एक तरफ थी और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा न्याय संगत निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की दुआएं भी इलेक्शन कमीशन को उनके सही निर्णय के लिए मिलेगी। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे दोबारा अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से युद्ध क्षेत्र में चले जाएं। अखिलेश की इस जीत के साथ ही पिता भी मुलायम होते दिखाई दे रहे हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट में मुलायम गुट के कुछ लोगों को जगह देंगे। इससे पहले चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अखिलेश यादव ने भी अपने पिता से मुलाकात की थी और कहा था कि साइकिल और पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। समाजवादी कुनबे में सुलह की संभावनाओं के बीच यूपी में अब महागठबंधन बनने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। लगातार कांग्रेस, आरएलडी और अखिलेश के बीच बैठकों का दौर जारी है और महागठबंधन बनाने पर भी करीब करीब आम सहमति बन गई है। बस अब औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। इस महागठबंधन की पुष्टि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी की है। कल तक समाजवादी पार्टी बिजी थी, इंतजार कर रही थी इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट का, और हम भी इंतजार कर रहे थे कि वो फ्री हो जाएं इससे। अब वो उससे फ्री हो गए, जो टेंशन था वो फ्री हो गया और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे या 36 घंटे में, 24 घंटे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वरना इसलिए कि 24 घंटे में आप पूछेंगे हुआ नहीं, 36 घंटे भी हो सकते हैं। कोई न कोई निर्णय लेकर हम आपको फाइनल इस बारे में निर्णय बताएंगे।
लेकिन अभी यह है कि अलायंस होगा और अलायंस होगा सरकार बनाने के लिए। ये खाली अलायंस नंबर बढ़ाने के लिए नहीं होगा, सत्ता में आने के लिए नंबर होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। वहीं महागठबंधन में टिकटों पर भी आम सहमति बनती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सपा 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 103 सीटें दे रही है। इन 103 सीटों में से 89 पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि 14 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर सपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वहीं आरएलडी को 20 सीटें सपा ने दी हैं, लेकिन आरएलडी मुखिया अजीत सिंह 28 सीटों की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में यूपी के सियासी समर में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब यूपी का सियासी पारा नेताओं और मतदाताओं के सर चढ़कर बोलने लगा है। ओके इंडिया के लिए राकेश चौधरी की रिपोर्ट। तो यही है आज का मुद्दा कि क्या कहता है अब यूपी का सियासी समीकरण, किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो महागठबंधन की तैयारी कर रही है, आरएलडी का साथ मिल रहा है, अब किस तरफ जा रही है राजनीति, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से वंदना जी हैं, जो कांग्रेस की नेता है। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदीप चौधरी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं सत्येंद्र यादव, जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका यादव जी। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं वंदना जी के पास जाऊंगी। वंदना जी, पूरी रिपोर्ट आपने देखी और साथ ही साथ महागठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में जोरों पर चर्चा है। औपचारिक घोषणा में किस बात की देरी रह गई है, क्यों नहीं अब आपकी पार्टी औपचारिक ऐलान कर रही? देखिए, जैसे अभी आपने गुलाम नबी आजाद जी का बयान भी सुना था, उन्होंने कहा था कि अभी तक जो समाजवादी पार्टी है वो फ्री नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का जो है वो वेट कर रहे थे कि उनका डिसीजन क्या आता है। अब डिसीजन आ गया है सामने, तो डिसीजन अभी आया है, तो मुझे लगता है कुछ समय तो लगेगा। और जो भी एक तरह से उन्होंने संकेत दे ही दिए हैं, क्लियर उन्होंने बोल ही दिया कि गठबंधन होगा और सरकार बनने के लिए होगा। सेफ साइड का इंतजार कर रही थी कांग्रेस पार्टी की, कब अखिलेश यादव को साइकिल मिले और कब आप भी उस पर सवारी कर लें। सेफ साइड वाली बात नहीं है, अभी तक जो है वो जो प्रॉब्लम्स है उनसे जो है निकल नहीं आए थे। उन्होंने, गुलाम नबी आजाद जी ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि यहाँ पर जो खुद वो अभी फ्री नहीं हुए थे, इलेक्शन कमीशन के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद जो है हम सामने इसको लाना चाहते थे जी। जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। सत्येंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों कोई औपचारिक ऐलान नहीं हो पा रहा है? जब कांग्रेस का हाथ थाम ही लिया है तो साइकिल पर साथ में सवारी करेंगे, औपचारिक ऐलान में किस बात की देरी रह गई है? जी वंदना जी, भोर होने दीजिए, सब कुछ हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है। और अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश किस तरह से फिर से विकास के पथ पर आता है। और अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि चुनाव हो चुके हैं और चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, चुनाव भी हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो अखिलेश यादव की नाम की आगे आपको वोट करेगी क्यों जनता? आप अपनी पहले परिवार की लड़ाई सुलझाते सुलझाते तो आप यहाँ तक आ गए, अभी भी कुछ फाइनल नहीं है, अभी भी कोई औपचारिक ऐलान नहीं है, आपको वोट देगी क्यों जनता? वंदना जी, देखिए ऐसा है कि हमारे परिवार में समाजवाद है। हमारे परिवार में पिता पुत्र से, पुत्र पिता से कुछ भी कह सकता है और उसमें कोई किसी भी प्रकार का एक तरफ से जो दबाव या इस तरह का नहीं होता है जिस तरह के तानाशाही व्यवस्थाएं अदर पॉलिटिकल पार्टीज में होती हैं। हम समाजवाद को लेके चलते हैं। घर में जैसे हम नॉर्मल आपस में रहते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं, जो सही है कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं। अब यही इमेज आप प्रोजेक्ट करना चाहते थे अखिलेश यादव की बात, चाचा शिवपाल यादव को भी साइड कर दिया, अंकल अमर सिंह को भी साइड कर दिया, अब अखिलेश यादव के हाथ में आपने विरासत दे दी है और आप कह रहे हैं कि समाजवाद है, परिवारवाद नहीं है। यही तो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का विजन है जिसको लेकर हम चल रहे हैं, उसकी रफ्तार हमारी नहीं रुकनी चाहिए थी और वो नहीं रुकेगी। और आप देखिए 11 तारीख के बाद पता चल जाएगा, मार्च के बाद, कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोग अखिलेश यादव को चाहते हैं।
और फिर प्रदेश में नहीं पूरे देश में अखिलेश यादव आने वाले हैं। आप थोड़े दिन का धैर्य रखिए। आऊंगी दोबारा आपसे यही सवाल पूछूंगी कि किस बिहाफ पर आप ये बात कह रहे हैं कि दोबारा से जनता आपको चुने। हमारे साथ संदीप चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बीजेपी के लिए टफ फाइट है क्योंकि अब जो पूरा चुनाव है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस अखिलेश यादव हो गया है, क्योंकि अभी तक कैडर नहीं है आपके पास यूपी में। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सपा के भाई हमारे सत्येंद्र जी बोल रहे थे कि डेवलपमेंट का रुकेगी नहीं, रफ्तार नहीं रुकेगी। पहली बात तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है नहीं। मैं आपको बता दूं, जो आपके पास है, जो पत्रकारों की हत्या हुई हैं, जो पुलिस वालों की हत्या हुई हैं, जो सरेआम वहां पे माफियागिर्दी चलती है, क्राइम का रिकॉर्ड इंडिया के अंदर सबसे ऊपर अगर किसी प्रदेश का है तो वो आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये चीज आपके नाम पे है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अभी आपके एक सही मैं आपके सवाल पे आता हूँ। समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, ये परिवारवाद पार्टी की बात है। और इसने मुगल काल का वो एग्जाम्पल फिर से रिपीट किया है जो शाहजहां को औरंगजेब ने हटा के किया था। जबरदस्ती उसकी कुर्सी हथियाली थी और बोलता रहा ठीक है शाहजहां के हम नेतृत्व में काम करेंगे। ठीक वही काम आज अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी को साइड करके किया है, अपने चाचा को साइड करके किया है। वो किया आप ये बताइए, आपकी पार्टी और की तरफ से टक्कर कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी का इशारा लेके चल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की बात आपको बता दूं, हम लोग विकास के मुद्दे पे जाएंगे और हम लोग वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर मोदी के मुद्दे पे जाएंगे। और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, हम लोग वोट फॉर बीजेपी क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रहित की पार्टी है, भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली पार्टी है। नोटबंदी के मुद्दे पर नोटबंदी के मुद्दे पे बिल्कुल जाएंगे। नोटबंदी का आपने देख लिया, अभी हरियाणा में भी आपने देखा है, चंडीगढ़ में भी आपने देखा है, मुंबई में भी आपने देखा है। और मैं अपनी आप इस बात को आज इस मंच पे स्वीकार कर लीजिए कि नोटबंदी के जिस फैसले को आप काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे थे, अब उस फैसले पर आप चुप्पी साधते हैं, आप नहीं चाहते उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में। आप इसे आज यहाँ स्वीकार कर लीजिए। मैं अंजना जी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, नोटबंदी का फैसला पूरे तरीके से देश हित में लिया गया फैसला था और उससे करीब 40,000 करोड़ लाख रुपए अकाउंट में आए, सरकार के फायदे में आए। लेकिन जिन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं उसमें तो नोटबंदी का फैसला अब सबसे आखिरी की लिस्ट में आ गया। जो हमारे काम इतने हैं, जब से सरकार हमारी बनी है उनमें ये अभी लेटेस्ट होने वाला काम है, तो ये पीछे जाता है। तो सारे मुद्दे हमारे लिस्ट में हैं। मैं आपको एक एक मुद्दा गिनवा सकता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी गए, सबसे पहले पानीपत में गए, वहां से हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्टार्ट हुआ और आज हमारा नोटबंदी का काम चल रहा है। इसके बाद उज्ज्वला का हमारा आया, उज्ज्वला 1.5 करोड़ लोगों के घर में गैस कनेक्शन दिए गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से हम लोग वोट फॉर बीजेपी और वोट फॉर मोदी लेके जाएंगे, वोट फॉर मोदी हम लोग क्यों कहते हैं, मैं आपको बता दूं। आप कैडर के ऊपर आइए, आप ये बताइए आपका कैडर कौन है? नहीं, हमारा कैडर भारतीय जनता पार्टी है, विकास है, मोदी जी के नाम पे हम जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो मोदी जी का चेहरा लेकर ही आप आगे चल रहे हैं, आप इस बात को मान क्यों नहीं रहे हैं? आपके पास अभी तक कैडर भी फाइनल नहीं हुआ। वंदना जी 2 सवाल है मेरे आपसे। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहते थे कि साइकिल के टायर पंचर हैं, अब आप उसी साइकिल पर सवारी करने को तैयार हैं। दूसरी बात, आपके पास भी कैडर नहीं है। पहले तो आप शीला दीक्षित को लेकर आए, अब वही शीला दीक्षित कह रही है अब अखिलेश यादव आगे हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। आप भी इस बात को मानते हैं कि अखिलेश के बराबर का कैडर आपके पास भी नहीं है, क्या वजह रही? देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दूंगी कि आप राहुल गांधी जी पर प्रश्न उठा रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि साइकिल के टायर पंचर हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कुछ एक कंसर्न हमारे रहे थे समाजवादी पार्टी को लेकर, लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी सामने आए हैं नए रूप में, नए क्लेवर के साथ अपनी नए विजन को लेकर आए हैं, तो उसको देखकर हमें लगता है कि जितनी भी सांप्रदायिक ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए अगर हम लोग सेक्युलर पावर साथ रहेंगे, और क्योंकि वो नए विकास के मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट होकर आ रहे हैं, अलग होकर आ रहे हैं। जब यूपी में दंगे हुए थे तब आप ही की पार्टी के नेता, आप ही की पार्टी के बड़े बड़े चेहरे कहते थे कि ये पार्टी सांप्रदायिकता फैलाती है। देखिए, मेरी बात सुनिए, अखिलेश जी ने अब कांग्रेस आ रही है। मेरी बात सुनिए, अखिलेश जी ने यहाँ पर अपने आप को प्रूव किया है, वो अपने आप को उन्होंने दिखाया है कि जो पहले के अखिलेश से और जो अब के अखिलेश है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनके साथ जाने में, जहाँ पर सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए मुझे लगता है जितनी भी सेक्युलर जो पार्टीज हैं उनको साथ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगी, संदीप जी ने कहा कि आप कैडर की बात कर रहे थे, तो कहाँ पर कैडर था? सिर्फ जितने भी शीला दीक्षित को हमने प्रोजेक्ट किया, दिल्ली से लेकर आए आप।
आप और एक उसमें बात भी बताइए सुनिए, मुझे, और अगर आपको गुलाम अपने नबी निर्णय गलत आजाद मिला, जी वहीं के हैं, राज बब्बर जी वहीं के अगर वहीं के आपको भी हैं। हाँ, तो आपने उन्हें प्रोजेक्ट नहीं हमारे दिया, सामने विकास का एक चेहरा था, वो बेसिकली यूपी तो की है, उसको फिर पीछे क्यों हट गया? बेसिकली यूपी के क्यों हट आपने गए? पीछे इसलिए पीछे हट गए क्यों कि हट गए? जब अखिलेश के गठबंधन बराबर टक्कर नहीं मिल रही है ना। लॉजिकल सी बात है, जब गठबंधन हो रहा है तो जो मुख्यमंत्री का चेहरा एक ही रहेगा, दो तो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हो सत्येंद्र सकते। यादव जी, क्या मजबूरी आ पड़ी? अब कांग्रेस का हाथ थामना पड़ रहा है आपको। अब क्या लग रहा है कि ये जो साइकिल को लेकर जो दो गुट बने थे, पिताजी थोड़े खपा हुए, चाचा जी साइड हो गए, अब अंकल अमर सिंह भी अलग हो गए, तो कांग्रेस का हाथ थामना जरूरी है? मैं सबसे पहले तो हमारे बीजेपी से भाई संदीप जी आए हुए हैं, मैं इनकी एक जानकारी है, भौगोलिक जानकारी थोड़ी सी करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो नेशनल क्राइम की बात की है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले तो मैंने इनकी जानकारी देना चाहूंगा कि आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट एनसीआर को उठा के देखिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर नंबर 1 पे कोई है तो भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश है नंबर 1। बिल्कुल गलत। और नंबर 2 ये है कि मध्य प्रदेश में इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की, मध्य प्रदेश में मुझे लगता है हमारे प्रिय साथी को जानकारी नहीं है, ट्रैक्टर से कुचल के एसपी की हत्या कर दी जाती है, उसकी खबर कहीं कानो कान पता नहीं चलती है। तीसरी बात यह है कि संदीप जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमने कितने काम किए हैं सबको पता है, आप मुझे सिर्फ 10 काम बता दीजिए कि यूपी में क्या करना चाहते हैं आप। सत्येंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस तरीके से आपके मंत्री सिर्फ 10 बता दीजिए। नहीं, जिस तरीके से सहारनपुर के अंदर पुलिस वाले को लूट कर उनकी AK-47 ले जाते हैं, आज तक आप बरामद नहीं कर पाए हैं। सुनिए संदीप जी जो हमने विकास डेवलपमेंट की, आपने मोदी जी की बात कही है, देने की बजाय करोड़ों रुपए और फ्लैट इनाम में देते हैं, आपको बोलने का भी मुझे नहीं लगता कि जनता के सामने जाने का कोई मुंह लेके है आपके पास। देखिए, लखनऊ में जो इस बार मोदी जी रैली करने आए थे, उस रैली में मोदी जी के चेहरे पे देखा जा सकता है कि किस तरह से कॉन्फिडेंस टूटा हुआ नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में आपके जितने भी नेता घुस रहे, पीछे की कुर्सियां सवेरे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान बता देता है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी रैली हुई है लखनऊ में आपकी। ये किसकी रैली बड़ी हुई है, किसकी नहीं हुई है, तो जनता चुनाव में पहले मतदान कर दे, फिर जब रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन सवाल आपसे ये है कि अभी अमर सिंह ने भी ये बात कही है कि अब मुलायम युग खत्म हो गया है, अब अखिलेश युग की शुरुआत हो गई है। आप भी मानेंगे अब नई पीढ़ी आगे आ गई है, अब पुरानी पीढ़ी को साइडलाइन कर दिया गया है? देखिए, हम इसको साइडलाइन नहीं कहते हैं। जिस समाजवादी विचारधारा को लेकर पूरे देश के एक योद्धा ही नहीं महायोद्धा के रूप में समाजवादी महानायक आदरणीय नेताजी परम श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव ने जो लड़ाई लड़ी है, और जिसको लेकर उन्होंने आज हम सबको यहां तक पहुंचाया है कि हम आज संसद से लेकर विधानसभा तक, कहीं भी सड़क से लेकर गांव गली तक अपनी बात रख सकते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और लोकतंत्र की परिभाषा ऐसे लोगों को जो सिर्फ सेकुलरिज्म और इस जाति और धर्म के मुद्दों को लेकर हमेशा हमारा इस्तेमाल करते रहे हैं, आज हम अपनी बात कह सकते हैं। ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की बारी है। अब आप देखेंगे कि अगले चक्र में हम देश में अपनी बात रखेंगे। शिवपाल और यादव को अखिलेश टिकट नहीं यादव मिला। जिस समाजवाद को लेकर आप चलने वाले हैं, बातों को इधर उधर मत घुमाइए। जो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। शिवपाल यादव को टिकट नहीं दिया, लेकिन वहां पर चुनावों से पहले कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं पार्टी में बगावत के सुर न खड़े हो जाए, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। ये डैमेज कंट्रोल पहले से पहले करने की कोशिश की गई। इसके अलावा अखिलेश यादव पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो इसे क्या माने? मतलब अभी भी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्येंद्र यादव जी, स्वीकार लीजिए इसे। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने बड़े जनसंख्या का बड़ा एक विशाल प्रदेश है, और इस प्रदेश में आप देखिए कई देश इतने बड़े नहीं है, उत्तर प्रदेश इतने बड़े, तो चीजों को मैनेजमेंट करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, चीजें वक्त लग जाता है, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो एडजस्ट करना टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट डेवलपमेंट का विजन है। वो मैनेजमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, वो हमारा रफ्तार चल रही है, गए हैं, इसका मतलब
देखिए, हर पुत्र अपने पिता से सीखता है और एक पिता ने जिस लड़ाई को जहां तक लाए हैं उस लड़ाई को आगे पुत्र ले जाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो पहले पिता और पुत्र में ही लड़ाई क्यों? बहुत सारे सवाल हैं आपसे, सुनिए आपसे बहुत सारे सवाल हैं, मेरे बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर मैं संदीप चौधरी जी से पूछना चाहूंगी। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस वक्त यूपी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कहने का दम भरती है, लेकिन मुद्दे आपके पास नहीं, कैडर आपके पास नहीं, साथ ही साथ जो नोटबंदी आपने करवा दी उसको भी अब आप जनता के बीच में नहीं लेके जा रहे, तो अब आप अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? अंजना जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, हम लोग नोटबंदी के साथ भी लोगों के बीच में जाएंगे, हम लोग डेवलपमेंट के साथ भी लोगों के बीच में जाएंगे। और जो आप कैडर की बात कर, जो आप जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। और मैं कैडर की आपको बात बता दूं, टॉप लेवल से लेकर बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता हर जगह मौजूद हैं, हर जगह कार्य कर रहे हैं। और आप देखेंगे बीजेपी की सरकार बनेगी। और इस चीज का एक उदाहरण मैं आपको यहीं बैठे बैठे दे सकता हूँ। अकेले समाजवादी पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती बीजेपी के सामने खड़े होने की। कांग्रेस की, आप कांग्रेस को मानने हार मान चुकी है कांग्रेस पूरी तरीके से, भाजपा के सामने नहीं आ सकती, दूसरों के सहारे आ सकती है लोग। ऐसे जनता के सामने अखिलेश यादव के साथ किसका फोटो आप देख रहे हैं? कौन अखिलेश यादव वर्सेस व्हाट? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन है? मैं आपको एक चीज बता दूं, अखिलेश की जो पार्टी है वो एक पारिवारिक पार्टी है। उनको पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट में कोई दूसरा लायक आदमी मिल नहीं सकता। मैं पॉपुलरली आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, आपका कौन है मुख्यमंत्री, कौन बनेगा? भारतीय जनता इतना आपने इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने मुख्यमंत्री का नाम तो कोशिश करिए। छोटे से इतने बड़े-बड़े आप दावे कर रहे हैं यहाँ पर। हर कोई अखिलेश से ऊपर है, तो किसी को भी वहाँ पे लेके आ सकते हैं। वो कोई परिवार की पार्टी मैं जवाब देना वंशवाद नहीं चलता है। जब इतने ही विकल्प हैं तो किसी एक का नाम रख ही देते, क्यों नहीं रखा? वंदना जी, पहले मैं एक बात का जवाब दे दूं। आप बार बार कैडर की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी ने 2014 के बाद सामने मुख्यमंत्री रखा था। एक दिल्ली में जब वहां पर उनको हार मिली थी, उसके बाद से उन्होंने मोदी जी का चेहरा सामने रखा है। जितने भी स्टेट में जितने स्टेट हैं वहां पर जो है नेता चुनकर आ जाते हैं मोदी जी के नाम पर, और काम क्या होता है? विकास के मुद्दे कहीं पीछे रह जाते हैं। अभी आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया कि पानीपत में स्टार्ट हुआ। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, पानीपत हरियाणा, बात पूरी सुनिए। हरियाणा में गैंग रेप पर नंबर 1 पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जिसको आप जुटला रहे थे, नंबर 1 पर एमपी है, नंबर 2 पर हरियाणा, और दोनों ही बीजेपी शासित है। और ये जो हरियाणा है 2 साल से बना है, ये गैंग रेप पे नंबर 1, और पानीपत में शुरू है। बटन बना दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वहीं शुरू होता है। बेटी बचाओ बेटी बचाओ का है। सुनिए, इस मुद्दे पर भी चर्चा कर लेंगे, अगली बार इसी मुद्दे को लेकर आएंगे, तब दोबारा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो यूपी का सियासी दंगल चल रहा है, वंदना जी, आपसे मेरा जो सवाल था आप फिर उससे पलट गई। आप ये बताइए, अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, देरी हो गई, कहीं ना कहीं आप इस बात का इंतजार कर रही थी ना कि टीपू को पहले साइकिल मिल जाए तभी आप हाथ थाम के बैठेंगे? नहीं, देखिए यहाँ पर सर्टेनली अखिलेश जी से जो है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। अखिलेश जी के साथ चलना चाहते थे, दम नहीं अकेले चुनाव लड़ने का। अकेले दम वाली क्या बात है? हमने तो पहले डिक्लेयर कर दिया, हमारा एजेंडा जो है डिक्लेयर था, हमारा मुख्यमंत्री डिक्लेयर था। अकेले कैडर नहीं है आपके पास। और आप एक बार बताइए, पंजाब में अकाली दल के साथ क्यों लड़ रहे? क्या आप में दम नहीं है? वो हमारा पहले से चला आ रहा है, तो क्यों नया नहीं बन सकता? आपका पहले से चला आ रहा है, यहाँ पर नया नहीं बन सकता। इसमें दम की क्या बात है? अगर हमें लगता है कि हम एक साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ सकते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपके भी तो ऑलरेडी गठबंधन है, पीडीपी से आपने गठबंधन कर लिया, क्यों कर लिया? नहीं जीता आज जाता। कंडीशन देखिए वहाँ पर क्या हो रही है। बाप बेटी की सरकार कहते थे, तिरंगे को जलाया जाता है अभी भी। जो है आप मत जाइए, आप देखिए यही समस्या है कि आप मुद्दों से भटक जाते हैं और चिल्लाने से चुनाव नहीं जीते जाते, चिल्लाने से चुनाव नहीं जीते जाते। वंदना जी, मैं खाली आपसे इतना पूछ रही हूँ, सांप्रदायिक ताकतें हो या किसी भी तरीके की समस्या हो, क्या कांग्रेस अब अपने दम पर चुनाव लड़ने के लायक है या नहीं? बिल्कुल 100% है। हम ऑलरेडी अपना डिक्लेयर कर चुके थे, 403 सीटों पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे ये डिक्लेयर कर चुके थे, और हमने अपना एजेंडा भी डिक्लेयर किया था, मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर किया था। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर आगे हमें लगता है कि आगे जो है 2 पार्टीज मिलकर आगे इसको अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं, यूपी के बारे में सोच सकते हैं, तो उसमें गलत क्या है? गठबंधन तो हर जगह होते हैं।
इसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन ये गठबंधन का जो पैतरा था आपने एकदम सडनली लिया। सडनली नहीं, बिल्कुल आखिरी मोमेंट में जब आपने देखा अखिलेश की टक्कर आप नहीं झेल पाएंगे, तब आपने किया गठबंधन का फैसला। पहले से तो आप ही के पार्टी के अध्यक्ष, आप ही की पार्टी के उपाध्यक्ष कहते थे कि साइकिल के टायर पंचर हैं, एक बार बीएसपी एक बार एसपी बारी बारी से लूटते हैं। ये सारे शब्द आप ही की पार्टी के उपाध्यक्ष के रहे। तो ऐसे तो आप अखिलेश जी के लिए भी कह दीजिए, वो भी यही कहा करते थे। वो भी यही कहा करते थे कि अगर गठबंधन बन जाएगा तो बिल्कुल इस बात अब क्या मजबूरी आ गई गठबंधन की? अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्या आप? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो गठबंधन उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, जो भी देश के इस उत्तर भारत के जो बड़े राज्य हैं, यहाँ पर कई अलग अलग तरह के समीकरण होते हैं। भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी से संदीप चौधरी जी जो हैं, ये उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में नहीं झांक पा रहे हैं। मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा। इन्होंने जो कांग्रेस से कहा था कि आप क्या अब ये अकेले दम पर लड़ने के लायक नहीं रही, मैं इनकी जानकारी थोड़ी फिर से करेक्ट करना चाहूंगा। थोड़ा सा तनिक सुधार लाएं कि बीजेपी अगर अनुप्रिया पटेल जी के भरोसे मदद ढूंढती फिर रही है तो मुझे लगता है कांग्रेस का जनाधार अपने आप में उत्तर प्रदेश में उनसे कई गुना ज्यादा है। आप अपने जनाधार की बात कीजिए सत्येंद्र यादव जी। सत्येंद्र जी की बात को साफ कर देना चाहता हूँ। अगर अच्छे कैंडिडेट आएंगे कभी भी उनका वेलकम है, लेकिन जैसे आपके लोग क्रिमिनल लोग, मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगा, गुड्डू पंडित जैसे लोगों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सत्येंद्र यादव जी अपने जनाधार की बात उत्तराखंड में 70 में से 30 ऐसे आपने नाम लिए जो ऑलरेडी कांग्रेस में रह चुके हैं। देखिए, आपके में शायद राजनीति कहते हैं, आपके में अपनी कैंडिडेट नहीं है, और सिद्धू जी अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो वहाँ प्रश्न उठाए जाते हैं। वंदना जी, शायद इसी को राजनीति कहते हैं। पहले आप और एसपी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करते थे। अब गठबंधन का अभी तक औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ तो भी एक दूसरे के बचाव में खड़े हो गए हैं। सत्येंद्र यादव जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। जी जी, क्या वजह रही? अब आपको कांग्रेस का दामन थामना पड़ रहा है। अकेले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्या बीजेपी के खिलाफ? मैं देश में, सुनिए, ऐसा है, देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में फैलना चाहती है, बीजेपी को इस तरफ जिस तरह से जाति और धर्म को लेकर इंटरनल अटैक कर रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी आती है तो मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रदेश की रफ्तार सिर्फ अगड़ों के लिए रह जाएगी, बाकी किसी को कुछ मिलने नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सबसे जरूरी है कि यूपी में बीजेपी को रोकना, बाकी और कोई तो टक्कर में भी नहीं है। और उसके दूसरा नंबर पे हमारा जो है कि जो उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट का विजन है हमारा, भाई संदीप जी जो है मोदी जी के कोई 10 काम नहीं बता पा रहे हैं। कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस से टक्कर ना मिले इसलिए हाथ मिला लिया आपने। आप मान रहे हैं कि अकेले बीजेपी का सामना नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं तो ये गठबंधन के समीकरण हैं जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्टी का जो लीडरशिप है वो एक तय करता है, और उनकी अपनी जिस तरह से एक विचारधारा, एक मोनोपोली होती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्धारित किया जाता है, समाजवादी पार्टी अपने संविधान के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से चलती है। गठबंधन की मैं आपसे बार बार एक ही सवाल पूछ रही हूँ और आप बार बार उस सवाल के जवाब से बच रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ यही बोल रही हूँ कि जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव 2 गुट बने, अब दोनों गुट फिर से एक हो गए, तो अपने दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? गठबंधन की क्या जरूरत आ पड़ी? पिछली बार भी तो आपने अपने दम पर ही चुनाव लड़ा था सभी सीटों पर। अब कांग्रेस का हाथ क्यों चाहिए आपको अपने साथ? देखिए, बिहार से शुरू हुआ है कारवां। बिहार में जिस तरह से बीजेपी को रोका गया है, अगर उत्तर प्रदेश में भी चाहे गठबंधन करना पड़े, लेकिन बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। इस तरह पर हम लोग उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं गठबंधन के साथ मिलकर। गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भर रहे हैं, अकेले क्यों नहीं बना पाए? मुझे सिर्फ इतना बताइए, अकेले क्यों नहीं बना पाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, पार्टी के जो चीफ है, पार्टी का वरिष्ठ जो कोर कमेटी है, वो गठबंधन निर्धारित करती है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो हालात बनने को तैयार है, सारे लोग जिस तरह से चाहते हैं ये, और बीजेपी जिस तरह से पूरा अपना सरकार का और सत्ता का फायदा लेता हुआ घुसना चाहती है, तो बीजेपी को रोकने के लिए इस वक्त हमें गठबंधन के साथ मिलकर भी अगर सरकार बनानी पड़ेगी तो हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम बहरहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी
तो यूपी की सियासत में क्या महागठबंधन की तैयारी हो रही है, इस पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ वंदना जी हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से संदीप चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र यादव जी हैं। यादव जी, आपसे सवाल, सिर्फ अब तक गठबंधन की चर्चा थी, क्या महागठबंधन की भी संभावना है? सत्येंद्र यादव जी। देखिए, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है और जो गठबंधन है वो महागठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हमारा पूरा चार्ट तैयार है। हमारे कैंडिडेट और हमारा जितना भी जो आपसी समझौता है वो ऑलमोस्ट पूरा कांग्रेस और एसपी में डील हो गई। कल प्रातः आप देख सकते हैं, कांग्रेस और एसपी के बीच में डील, इसे डील नहीं कह सकते। हाँ। गठबंधन को आप डील कई जगह से कई शब्दों को संबोधित करता है। ये गठबंधन है जो राजनीतिक है। डील और फैक्ट। देखिए, हमारी राजनीतिक एक गठबंधन जो होता है, जिस तरह से सभी पार्टियों का होता है, कई राज्यों में होता है, कई देशों में होता है, और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि समाजवादी पार्टी पहली बार कांग्रेस के साथ या कांग्रेस किसी के साथ अलायंस कर रही है। इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम, इट हैपेंस समटाइम्स व्हेन द टाइम रिक्वायर्ड, and it can be states and it can be in country also with all political parties and all the organizations. कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो केंद्र में यूपीए की सरकार जब थी तब गरीबों का ध्यान नहीं रखती थी, किसानों का ध्यान नहीं रखती थी। आप ही के पार्टी के नेताओं के शब्द हैं, याद है ये शब्द आपको? देखिए, ऐसा है कि सारे शब्द सभी को याद है। हमें तो ये आपको भी याद है कि भारतीय जनता पार्टी, हमें तो ये भी याद है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में क्या कहकर आई थी और इस वक्त क्या कर रही है। हमें ये भी याद है कि यही भारतीय, एक तरफ नोटबंदी होता है, दूसरी तरफ 500 करोड़ की शादी होती है। हमें तो हमारे संदीप भाई का ध्यान नहीं है, तो हमें तो आजकल एक चीज बहुत कुछ याद है। सियासी गलियारों में एक चीज बहुत जोरों शोरों से चर्चा का विषय बनी हुई है, वो ये है कि आपकी पार्टी में फूट पड़ना, यानी आपकी पार्टी के दो हिस्सों में बंट जाना। क्या वो सब जो किया गया था वो प्रोजेक्ट ये करना चाहते थे कि जो पार्टी गुंडों की पार्टी कहलाती है, अब उस पार्टी को एकदम साफ सुथरा करके अखिलेश यादव के हाथ में सौंप दिया जाए, यही करना चाहते थे आप, ये लड़ाई झगड़ा दिखा के? देखिए, ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी न तो पहले गुंडों की पार्टी थी, ना ही अब गुंडों की पार्टी है। हाँ, कुछ एक चेहरे ऐसे थे जिनको लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी की जनता से पूछ के देखा था आपने? उन्होंने उन कुछ लोगों, देखिए जनता से एक बार फीडबैक लिया है आपने? नहीं थी। और नहीं, देखिए, अगर आप बात कर रही है रंजना जी, अगर जनता अगर बहुमत नहीं देती तो सरकार कैसे बनती? आप कैसी बात कर रहे हैं? तो अगर दोबारा आपकी सरकार क्यों बनाई जाए? सुनिए, दोबारा आपकी सरकार क्यों बनाई जाए जबकि आप अपने दम पर वोट मांगने तक नहीं जा रहे हैं? अब तो कांग्रेस का साथ चाहिए आपको, दोबारा क्यों सरकार बनाई जाए आपकी? ये आपको कहाँ से सर्वे पता चल गया कि हम वोट मांगने नहीं जा रहे हैं? अकेले कहाँ जा रहे हैं? औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ गठबंधन का, बाकी अगर औपचारिक थाम रहे हैं। रंजना जी, अगर औपचारिक अनाउंसमेंट या इस तरह की घोषणा नहीं हुई है, it doesn't mean that we are not in our field. We are working for the party. We are going there with the people and we are convincing them and we are coming with our own candidates. लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि कांग्रेस की छवि आपकी नजरों में पहले क्या थी? अब एक गठबंधन जो है वो सिर्फ मजबूरी में रह गया है कि बीजेपी का सामना अकेले नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि अब तो फिर तो बीजेपी की भी मजबूरी है कि वो अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। यूपी की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए। अच्छा, ये मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल यूपी में है भाई। नहीं, लेकिन रंजना जी, अनुप्रिया पटेल यूपी में ही है। इस मुद्दे पर आइए। अभी फिलहाल बीजेपी ने किसी के साथ गठबंधन का ऐलान नहीं किया। रंजना जी, अनुप्रिया जी यूपी में है। मुझे लगता है कि आप जो है संदीप जी की तरह अभी नहीं, अरे वो उठापटक अभी देखिए बीजेपी में क्या क्या होने वाला है। उठापटक देखते हैं अभी क्या क्या होने वाला है। वंदना जी, शीला दीक्षित ने अपना नाम पीछे क्यों लिया, मुझे आप ये बता दीजिए बस। देखिए, जब गठबंधन हो चुका है और उसके बाद औपचारिक ऐलान नहीं हुआ,
उन्होंने ये कहा, आप उनका पूरा अगर बयान सुनेंगे कि अगर गठबंधन हो जाता है तो मैं अपना नाम विड्रॉ कर लूंगी। क्यों कर लेंगी, वही जानना चाहती हूँ। जब एक चीज डिसाइड हो चुकी है कि दोनों मिलकर साथ में चलेंगे और जो हमारे टॉप प्लेयर है, पदाधिकारी हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो है कौन आगे रहेगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, तो उसके बाद अगर उनको लगता है कि अखिलेश जी जो है वो आगे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप विड्रॉ कर लेंगी। यहाँ पर एक चीज और अखिलेश यादव के बराबर का चेहरा, या आप टॉप लीडर की बात कर रहे हैं, टॉप लीडर के कैडर की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव के बराबर का टॉप कैडर कांग्रेस के पास नहीं है। देखिए, बात ऐसी है कि आप इस चीज को बार बार पूछ रहे हैं और बार बार ही कह रहे हैं क्या मजबूरी है। यहाँ पर मजबूरी वाली बात नहीं है। जो राजनीतिक गठबंधन होते आए हैं और वहां पर जब भी गठबंधन होते हैं तो कुछ ना कुछ डिसीजन रहते हैं कि कितनी सीट किसके पास रहेगी, कौन मुख्यमंत्री चेहरा रहेगा। तो मुझे लगता है ये दोनों पार्टी की आपस की होती है वंदना, मजबूरी नहीं है। मैं आपको पूरी बात मैं जवाब दूंगी पूरा। बैठी हूँ, मुझे समय तो दीजिए बोलने के लिए। यहाँ पर हमारा मेन एम है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से रोकना, क्योंकि उसका कारण ये है कि पूरी बात सुन लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है झूठे वादे कर आई है। भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों के पीछे राजनीति करती है, कभी राम मंदिर के पीछे करते हैं, कभी सेना के पीछे करते हैं। एक बार तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यहाँ तक भी कह दिया था कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। तो ये जो सांप्रदायिक ताकतें जो हमारे देश का विनाश हो रहा है, प्रदेश का और देश के फायदे के लिए अगर हमें मिलकर चलना पड़ेगा तो हम चलेंगे। ये कोई मजबूरी वाली बात नहीं है, सिर्फ ये जनता के विकास के लिए। भाई आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो अकेले आपको एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगी। अखिलेश जी ने कहा था कि हम मेजोरिटी में आ रहे हैं लेकिन कांग्रेस साथ में आएगी तो हम 300 प्लस आएंगे। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी है कि हमें लगता था कि हम मेजोरिटी में आ रहे हैं लेकिन अगर हम इकट्ठे मिलकर आते हैं तो हम फुल्ली जो है 300 प्लस सीटें लेकर आएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अकेले नहीं ला पाएंगे। ये तो देखिए राजनीतिक गठबंधन होते रहते हैं, इसमें अकेले होती है, मजबूरी वाली मजबूरी है। आप सुनिए, आप बिहार देख लीजिए, आप पंजाब देख लीजिए, मजबूरी तो यहाँ पर तो आप भारतीय जनता पार्टी जो इतना बड़ा दम भरती है, उनको जम्मू एंड कश्मीर में क्या मजबूरी थी कि ऐसी सरकार जो कहा करते थे बाप बेटी की सरकार है, आतंकवादियों की सरकार है, उनके साथ जाकर मिलते हैं। जो बुरहान वानी को कहते हैं कि वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन आप भी तो हम तो कहते हैं आतंकवादी है। आप भी तो समर्थन देते थे अब्दुल्ला को, वो आपके साथ है। नहीं, पीडीपी के साथ तो कहती है जो आएगा आतंकवादी मारा लेकिन नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ओसामा बिन लादेन की मौत पे आप लोग आंसू बहा सकते हो। ओसामा बिन लादेन की मौत पे आप लोग आंसू बहा सकते हो। सोनिया जी आंसू बहा, सोनिया जी आंसू बहा। वंदना जी, क्या आप जो बोलते हैं वो आपने किया था? बिल्कुल। तो फिर चुनाव में आपको वोट क्यों नहीं मिले? जनता ने वोट क्यों नहीं दिया अगर आपने किया था तो? झूठे वायदे करके आपने तो सच्चे किए, कौन से वायदे पूरे? आपने तो सच्चे किए, कौन से वायदे? आपने तो सच्चे किए। बिल्कुल, जनता भटक गई थी। जनता के सामने अब सच है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी मेजोरिटी में भटक गई जनता। आप ये कहना चाह रही हैं? इतने ज्यादा झूठे कितने वायदे पूरे हो गए? 125 करोड़ लोग भटक गए। क्या कहा जाता था, किस तरह से भाइयों और बहनों क्या कर दूं मैं, 10 कर दूं, 20 कर दूं, ऐसे लगता था कि डील हो रही है। जी मैं बता दूं, 125 करोड़ लोगों के भटकने का रीजन था 1000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले। आपको मैं अभी चुने देती हूँ कि अभी रिजाइन करके याद करिए, अभी इलेक्शन कराइए, अभी पता चल जाएगा। मेरा नंबर आ गया मैडम, मुझे बोलने दीजिए। संदीप जी उनकी बात मैं सबसे पहले पहले मेरी बात का जवाब नहीं है इसलिए आप ये बोल रहे हैं। अभी मैडम पहले मैं सत्येंद्र जी की क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे अंजना जी ने कहा डील को डील मानने को तैयार नहीं हो, तख्ता पलट को तख्ता पलट मानने के लिए तैयार नहीं हो, परिवारवाद को परिवारवाद मानने के लिए नहीं हो, फिर आपके साथ बहस करनी बेकार है। और बात कांग्रेस की आती है, मैं सपा को क्लियर कर देना चाहता हूं, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। इसमें जो भी बैठेगा, चाहे सपा बैठे, चाहे अजीत सिंह बैठे, वो सुहा होने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं जो कांग्रेस सरकार करती है, मैं कांग्रेस से ये जानना चाहता हूं, पोपली जी से जानना चाहता हूं, जिस गांधी जी का देश का दुर्भाग्य है, जिन गांधी जी का सरनेम लेके आप लोग 60 साल से देश को पागल बनाते रहे, आप मुझे ये भी नहीं बता सकते वो असली गांधी परिवार कहाँ है, किस हालत में है, वो क्या कर रहा है? आपको है जानकारी उस गांधी परिवार की? संदीप जी, आप देश के लिए क्या करोगे? आप देश के लिए क्या करोगे? और आपको मालूम है आपके ही जो पार्टी के नेता है राष्ट्रपिता के नाम पर क्या बोलते हैं? उनके नाम जो नाम है नोटों से हटा देना चाहिए, उनकी वजह से नोट डिवैल्यूएशन हो गया। हम तो नए नोट पे लेके आ रहे हैं उनको। आप कह रहे हैं कि हम तो नए नोट पे लेके आ रहे हैं। अपने मंत्री का आपको बयान नहीं मालूम? वो कहते हैं
कि जो मोदी हैं गांधी जी से अच्छे ब्रांड है, ब्रांड आपके लिए होंगे, हमारे लिए तो राष्ट्रपिता है। पूरा स्वतंत्रता संग्राम वंदना जी एक मिनट, जब तक आप एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, पहली बात। और चिल्लाने से चुनाव नहीं जवाब ही दे रही थी, मैं तो चिल्लाने से जवाब दे रही थी, ये बीच में बोले। सत्येंद्र यादव जी, अब आप बताइए कि समीकरण जो है वो यूपी का किस तरफ जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला रही है। अब फाइनली आप किसको कंपटीशन के रूप में देखते हैं, बहन जी को या नरेंद्र मोदी को? रंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आप सवाल बहुत अच्छे पूछती हैं। और हमारे जो भाई हैं बीजेपी से आए हुए हैं, एक तो उनके आंकड़े ठीक नहीं हैं क्योंकि हर बार मुझे उनको करेक्ट करना पड़ता है। दूसरी बात, हमने उनसे 2 सवाल किए थे कि कोई 10 काम बता दीजिए कि आप यूपी में क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आप किसके बल पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी आके प्रधानमंत्री का पद छोड़कर यहाँ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, या आपके जो मंच पर आपके कलराज मिश्रा जी, माननीय कलराज मिश्रा जी, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष को जो पिछड़ों का चेहरा बनाकर एक झूठा एक बवंडर रचा है आप लोगों ने, उसका हाथ मंच पर झटक के उसको फेंक देते हैं, क्या उसके बल पर आप यहाँ का चुनाव जीतना चाहते हैं? संदीप जी, मैं बड़ा उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि कौन से विजन को लेकर उत्तर प्रदेश में आप काम करना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने जो गांधी की नहीं एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए कि दूसरी बात, आपने जो गांधी जी की बात की है, ये बहुत बड़ा नाम आपने ले लिया है। सबसे पहले आप ही की पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आने से पहले क्या जितने 150 पौने 200 नेता थे वो खत्म हो गए, या उनको बोलने नहीं दिया जाता है, या उनको टेलीविजन पर उनको अब अधिकार छीन लिए गए कि आप कहीं कोई बयान नहीं दे सकते हैं? आपके ऊपर भी लागू इतने बड़े बड़े नेता आपके पास जी, अब तो आपके ऊपर भी ये लागू होता है, नेताजी को बोलने नहीं दिया जाएगा, टीपू के हाथ में कमान है, साइकिल अब टीपू के पास है। नहीं रंजना जी, देखिए आप सवाल अच्छा पूछती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की चीजें आप कहें। नेताजी आज भी जो अभी बोलते हैं 3 मिनट बाद आपके पास पहुंच जाता है, और नेताजी कब क्या बोल रहे हैं सारा पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है। सवाल तो वो है मेरे जो जनता के दिमाग में भी है। सुनिए, जनता के प्रतिनिधि बनके हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए ये सवाल है। ये अब आम कैडर के सवाल नहीं है, ये आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के सवाल नहीं है, ये जमीनी स्तर पर जो लोग आपको वोट देने जाएंगे उनके सवाल है कि अब नेताजी तो चुप हो गए, अब नेताजी साइड में हो गए, पुरानी पीढ़ी साइड लाइन हो गई, टीपू के हाथ में साइकिल आ गई। देखिए रंजना जी, नेताजी जो हैं वो देश के एक ऐसे समाजवादी नेता हैं जिनके बिना आशीर्वाद के, जिनके बिना संरक्षण के हम कोई भी कदम नहीं चल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि अखिलेश यादव जी को उसी जनता ने, उसी कोर कमेटी ने और उन्हीं सारे पूरे नेतृत्व ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है। और रही बात बोलने की, समाजवादी पार्टी में फुल फ्रीडम है, समाजवादी पार्टी में कोई तानाशाही नहीं है, समाजवादी पार्टी में कोई भी बयान दे सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो नौसिखिया हूं, मुझे बहुत ज्यादा हो सकता है जानकारी ना याद हो, लेकिन आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ही मुझे तमाम सारे नेताओं के नाम ले सकता हूं जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेकर अपने गांव गलियारे तक नजर नहीं आते हैं। सत्येंद्र जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, इसी परिवार से मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इन्हीं के बेटे अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश से ये परिवार यादव, जो यादव परिवार के बाहर से कोई आदमी कभी आपको लायक लगता है, बन सकता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री? आप संदीप जी एक बात बताइए कि पूरे देश की बात कर रहा हूं कि ऐसा अगर आपके पुत्र में काबिलियत है और अगर उसमें योग्यता है तो वो क्यों नहीं लोगों की सेवा कर सकता है? और क्यों नहीं मानते हैं, मतलब आप ये मानते हैं कि अखिलेश जी के काबिल पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नेता नहीं है? अरे जनता ने समर्थन दिया, जनता चुन रही है, तो आपको अभी तक यही बात नहीं समझ में आ पा रही है? अखिलेश यादव के अलावा तो कोई है ही नहीं उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, अभी दोबारा से आऊंगी, आपसे पूछूंगी कि क्या आपने खूबियां देख ली अखिलेश यादव में, और साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा चारों खाने चित्त करके, जिस प्रदेश को 4.5 मुख्यमंत्री वाला प्रदेश कहा जाता था, अब वहां पर अखिलेश यादव के हाथ में जो आपने साफ सुथरी छवि बनाकर जो कमान दी है,
क्या वो वाकई में ही डिजर्विंग थे, और अगर थे तो फिर कांग्रेस के साथ की जरूरत क्यों पड़ी? आपसे जवाब लूंगी, लेकिन संदीप चौधरी जी, क्या आपके पास कोई भी एक ऐसा कैडर है, क्योंकि सत्येंद्र यादव जी हाँ लगातार एक ही बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव सबसे आगे, अखिलेश यादव सबसे आगे, उनकी बराबरी पर कोई एक ऐसा कैडर है? संभावनाओं के आधार पर बता दीजिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक पारिवारिक पार्टी है, इसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं कर सकते। और मैं आपको संभावना के आधार पे आपको 5 नाम नहीं गिनवा सकता। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कैंडिडेट जो आज विधायक के लिए चुनाव लड़ेगा, वो उनमें से कोई भी किसान, मजदूर, चाय वाला, रेल के टिकट बेचने वाला, कूली, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। नहीं संदीप जी, आप ऐसे सेफ साइड आंसर देके बच नहीं सकते, ऐसे नहीं, आपको बताना पड़ेगा। जनता सुनिए, पब्लिक सुन रही है, पब्लिक देख रही है, लोग जानना चाहते हैं। आप ऐसे सेफ साइड गोलमोल करके आंसर देकर ऐसे बच नहीं सकते। आप मुझे संभावनाओं के आधार पर, चलिए आप 10 बता दीजिए, और बोलिए आप 10 नाम बताइए। जी मैं आपको बता दूं, हमारे कोई 10 नाम तो ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, संगठन के हिसाब से काम करती है, संगठन के हिसाब से नाम निकल के आएगा, वो जो संगठन नाम देगा वो मुख्यमंत्री होगा। वहाँ पे कोई परिवार की या किसी घर की नहीं चलती है। कब? वो इलेक्शन के बाद आपके सामने होगा। आप ये हर बार समीकरणों को देखते हुए आपने पूरी सहूलियत के हिसाब से फैसले लेने शुरू कर देते हैं कैडर के बारे में। अरे इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री का फोटो लेकर हर जगह पहुंच जाते हैं। इनके पास राज्यों में कोई नेतृत्व नहीं है, दूसरे चेहरे नहीं है। रंजना जी, रंजना जी मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से इन्होंने जो परिवारवाद की बात कही है, ये मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ है, जिनका मार्गदर्शक कहा करते थे, वो कहाँ पर है? ये बताइए ना, आप संगठन की बात करते थे। रंजना जी, मोदी जी एक सत्येंद्र यादव जी की बात सुन लीजिए, अपनी बात पूरी करिए। रंजना जी, ये जो परिवारवाद की बात करते हैं, इनको देखिए कि भारत की जिसे आर्थिक राजधानी कहते हैं महाराष्ट्र में, बाला साहेब ठाकरे साहब पहले पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, फिर उद्धव ठाकरे बनते हैं, उसके बाद आदित्य ठाकरे भी तैयार हैं। 3 पीढ़ी का पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व ढूंढती है महाराष्ट्र में जाकर। तो ये परिवारवाद की बात न करें। अगर ये परिवारवाद की बात करेंगे तो संदीप जी, देश में कई राज्य हैं जहां पर मैं परिवारवाद की बात कर सकता हूं। सतेंद्र जी आपको क्लियर कर दूं, आंकड़े नहीं है अलग और से आपके पास स्वतंत्र होकर चुनाव लड़े, वहाँ पे आपकी मुद्दों की बात कर रहे थे। सुनिए, अब मुझे आप मुझे सबसे पहले मैं कांग्रेस जवाब नहीं दे बिल्कुल सत्येंद्र यादव जी आपसे और भी सवाल है, कांग्रेस से पूछना चाहूंगी, मुद्दे क्या है? सुनिए मुद्दा, क्योंकि मुद्दा जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बस एक ही रख रही है कि अब हमें बीजेपी का सामना करना है, उनके कंपटीशन में खड़े होना है, उन्हें टक्कर देनी है, उन्हें रोकना है। इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा है आपके पास? सबसे बड़ा जो कांग्रेस का हमेशा मुद्दा विकास का रहा है कि जो यूपी की जो जनता है, सत्येंद्र यादव विकास, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास होना चाहिए। तो जब यही मुद्दा था तो आप अकेले क्यों नहीं आए, मुझे ये बताइए आप। जब अगर हम एक साथ भी आ रहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अकेले क्यों नहीं? साथ में आने तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल मजबूरी है आपकी, कोई आप मजबूरी नहीं है, मजबूरी है। बेटर गुड के लिए जो अच्छा लगेगा जनता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, हित के लिए जो किया जाएगा। विकल्प नहीं दे पा रहे थे आप, अकेले बीजेपी का विकल्प नहीं दे पा रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हमने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अगर हमें बेटर गुड के लिए लगता है, हम एक साथ लड़ते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, राजनीतिक मजबूरी है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, बिल्कुल है। बेटर गुड के लिए जो हमें अच्छा लगा, जो हमारे पदाधिकारियों को अच्छा लगा, उन्होंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया। इसमें बेटर गुड के लिए जो किया जाएगा, अगर किसी देश और हमारे देश और प्रदेश में अगर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वायदे करके सामने आ रही है, तो उसको रोकने के लिए जो हर संभव यही मुद्दा है आपके पास, बस यही मुद्दा है। विकास का मुद्दा तो है, झूठे वायदे कर रहे हैं, बीजेपी को नोटबंदी के नाम पर इन्होंने पूरे देश को कर दिया। समय सीमा थोड़ी है मेरे पास। और जो प्रक्रिया भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लेकर आए थे नोटबंदी, वही प्रक्रिया भ्रष्टाचार के घेरे में आ गई। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गुलाबी नोट कहाँ से मिल रहे थे, जबकि हमारे पास लिमिट थी कि हम 2000 4,000 निकाल सकते हैं। बिल्कुल संक्षेप में हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है, उसके लिए बेटर गुड के लिए अगर हमें गठबंधन विकास के मुद्दे पर आप आगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संभावनाएं अगर ज्यादा अच्छी गठबंधन में दिख रही है तो गठबंधन के लिए भी तैयार है। संदीप जी बिल्कुल फाइनल कमेंट आप। मैं आपको बता दूं,
ये युग पुरुष युगों में जन्म लेते हैं। राम जन्म हुआ राक्षस मुक्त भारत माता, कृष्ण जन्म हुआ कौरव मुक्त भारत माता, शिवाजी जन्म हुआ मुगलों से मुक्त भारत माता, भगत सिंह जन्म हुआ अंग्रेजों से मुक्त भारत माता, मोदी जन्म हुआ कांग्रेस और सपा से मुक्त होगा भारत। तो आप अच्छा एक चीज और यहाँ क्लियर कर जाइए, एक चीज और क्लियर कर जाइए, आप इस मंच पे क्लियर करके जाइए कि आपकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, ये और क्लियर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और अपनी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। ये रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड पे रखिए ना, रिकॉर्ड में रखिए। सत्येंद्र यादव जी, बिल्कुल फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे, चर्चा को खत्म करने का समय आ गया है। अब आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं, कितनी सीटें? आप सवाल बहुत अच्छा करती हैं। हमारे संदीप भाई का ये रिकॉर्ड किया जाए बयान कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। और दूसरी बात कि इन्होंने भारत में सपा और कांग्रेस मुक्त की बात कही है। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी लखनऊ में इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है, ठीक है हम तो विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी आपकी विरोधी है तो सपा हटाओ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का कह सकता है, लेकिन सपा भाजपा हटाओ प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कह रहा है मंच से। मुझे लगता है कि संदीप जी की फिर से भौतिक जानकारी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं मुक्ति के नाम पर रही बात। अब फाइनल में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो जिस तरह से संवेदनशील हैं प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, 2017 की पूर्ण बहुमत से और भारी समर्थन के साथ सरकार बनेगी। और इसके बाद ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, ये सिलसिला पूरे देश में जाएगा और दिल्ली तक जाएगा। अखिलेश यादव का रास्ता तय करने के लिए नेताजी को फ्री किया गया है ताकि 2019 के लिए वो तैयार हो जाए, है ना सत्येंद्र यादव जी? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए एक बार। 2019 के लिए नेताजी को फ्री कर दिया गया है तैयार होने के लिए? एक बार हाँ या ना में जवाब दे दीजिए जल्दी से। वैसे भी कोई वर्डन नहीं है, नेताजी स्वयं अपने आप चलते हाँ या हैं, ना में जवाब दे दीजिए। उनकी अपनी आप सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं सत्येंद्र यादव जी। रहने दीजिए, आप सवाल से बच रहे हैं, आप जवाब अभी भी नहीं दे रहे। अच्छा करती हैं, चलिए आप सवाल अच्छा करती हैं। नहीं, सवाल में अच्छा कर रही है, जवाब नहीं दे रहे हैं आप, तभी जवाब देने से बच रहे हैं। उसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया जा रहा है कि 2017 के बाद। हाँ या ना में बता दीजिए 2019 के लिए नेताजी तैयारी कर रहे हैं या नहीं, ये बता दीजिए बस। समाजवादी पार्टी 17 की जीत के बाद 19 की तैयारी करेगी और पूरे देश में बेजोड़ बहुमत के साथ आएगी। चलिए, अभी भी जवाब नहीं दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। लेकिन अभी भी जो सियासी समीकरण है वो कहीं भी मुड़ सकता है, क्योंकि जो सियासत है इसकी कोई जबान नहीं होती, जब किया जाए इनकार तो इकरार समझिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।